हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पटन स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जो कि आज से कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास। और हम लोग जल संसाधन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो बस वीडियो में बन रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? जल संसाधन। देखो, जिस तरीके से संसाधन हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जल भी इसे बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। यानी 100% अगर जल नहीं रहेगा ना, तो हम कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या, बता दीजिए? ऐसे कोई काम जो जल के बिना कर सकते हैं? पहले तो हम पी नहीं सकते, तो काम क्या करेंगे? हाँ, पियेंगे तब ना जिएंगे। अब पियेंगे नहीं रहे, पी ही नहीं रहे, तो सोचो जिए क्या? उस करने से हम लोग चल जाएंगे। ठीक है, यानी काम कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम मतलब पानी की कमी हो जाती है। सुना है क्या? डॉक्टर भी पानी चढ़ाता है बहुत है। ये कहाँ जाता है पानी? इसे पानी आता कहाँ से है? सब यहीं से आता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे। आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आने वाले बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा। टीवी पर, समाचार पत्र पर, आकाशवाणी होता है रेडियो। क्या होता है? रेडियो पर देखा या सुना होगा कि उस बाढ़ की विशेषता अत्यधिक प्रलयकारी थी, जिसमें अपार जान माल की क्षति होती है। सुनिएगा ये क्या बोल रहे हैं। ये आप कहानी जरूर सुने होंगे उत्तरी बिहार की। उत्तरी बिहार की कोसी नदी के बारे में जाने होंगे। कोसी नदी एक ऐसा नदी है जो एकदम बिहार का शौक बन जाता है। ठीक है, जब वो आता है तो अपने साथ बहुत शौक को लेकर जाता है, जन माल सबको लेकर पहुंच जाता है। कहाँ जाता है? आप पे सुने होंगे, कहाँ, चाहे देखे होंगे चाहे सुने होंगे। देखे होंगे तो तुम बचोगे नहीं, मान लीजिए कभी ऐसे कंडीशन में अगर बचेगा नहीं, लेकिन सुना जरूर होगा। टीवी पर, समाचार पत्र पर, आकाशवाणी में, मतलब कि रेडियो पर सुना होगा, है ना, देखा होगा बहुत जगह पे। फिर ये क्या बोले, भयानक है, बिल्कुल भयानक रूप। जब इतना सारा पानी आएगा ना एक साथ, है तुम्हारा वाट लग जाएगा देख के। समझ में आना, घर उर सब लेके चल जाता है बड़े बड़े। तो इसने क्या बोला, देखो, जिससे अपार जान और माल। देखो, जान क्या होता है? जान मन जनता, जन लोग। माल मन क्या होता है? घर द्वार, है ना, ये सब सबका, ये सब क्या, सबके क्या होता है? क्षति पहुँच जाती है, क्षति मन नुकसान हो जाता है। समझ में आता है चीज़ क्या? सबका नुकसान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं और पन्ना पलटो। हाँ, यही सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जल जहाँ एक और प्रत्येक का तांडव करता है, तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकता को सरल और सुगम बनाना संभव सभ्यता भी रचता है। सुनिएगा, इसने बोला जिस तरीके से नदियाँ है ना, जल एक तरफ तो बहुत नुकसान करेगा और एक तरफ बहुत ज़िंदगी में सुधारेगा, सभ्यता को बनाएगा। सभ्यता मैंने कोई गाँव को बनाएगा, कोई टोला को बनाएगा, कोई मोहल्ला को बनाएगा। कौन बनाएगा? जल बनाएगा। जहाँ पे जल भूमि जल ज़्यादा रहेगा, वहाँ के लोग ज़्यादा समर्थ रहेंगे हर काम करने के लिए। समझ में आता चीज़? तो दोनों तरफ के लिए लाभ ही है। यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में हुआ था। सुन लिया? इतना सारा विकास हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, है ना, तुम्हारा मेसोपोटामिया, ये सब क्या है? नदी किनारे हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़रूरत तो नदी से पूरा हो सके पानी को। समझ में आना चाहिए? समझ में आ रहा क्या? पहले के ज़माने में लोग पानी, नदी से पानी पीते थे। ठीक है, आराम से जाके लेके आ गए बाल्टी पानी, चाहे नहा के आ गए, चाहे कपड़े धो के आ गए। आज भी होता है कभी कभी। जब कहीं धार्मिक स्थल पर जाकर देखिएगा, लगता है कि वही तुम्हारे ऐसा है। और धार्मिक स्थल में से नदी किनारे क्यों बना हुआ है? सोचो इसके लिए। कोई दिमाग भी लगा सकता है। भाई डुबकी लगाएंगे और फिर नहा के पूजा करेंगे, इसलिए लगाया गया है जी। जितने सारे सभ्यता बसा है सब नदी किनारे ही बसा है, ताकि वो हर चीज़ का मतलब अवेलेबल कर सकता है। ये कहाँ पर हम पढ़ते, कहाँ पढ़ते हैं? देखना क्या बोल रहे हैं आप, समझिएगा। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल की काफ़ी विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रही है। आधुनिक मैंने अभी के डेट में, समझ में आएगा? अभी के डेट में अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा कंपनियां में, बहुत सारे कंपनियां में जल से विद्युत बनाने का काम आ रहा है। विद्युत मैंने बिजली, ठीक है, बनाने में काम हो रहा है। तो कहीं औद्योगिक मशीनों का ठंडा करने में काम आ रहा है। तो कहीं कहीं ऐसा मशीन है जो बहुत गर्म हो जाता है, चलते उसे ठंडा करने में भी काम आ रहा है। कौन? जल आ रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि, जैसे कि आपको पता ही है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी 75%, मतलब 71% कितना है लगभग, जल से ढका हुआ है। 3/4 में 3/4। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अधिकांश जल लवणीय है। लवणीय मैंने क्या होता है? नमकीन है, जो कि शुरू क्लास में आपको बताया था, लवणीय है। सिर्फ पीने पानी कितना है? 2.5% है। ठीक है। स्वच्छ जल सतही अपवाह भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। स्वच्छ जल कब होता है? तो स्वच्छ जल की क्या बोलो, देखिएगा। स्वच्छ जल सतह की अपवाह से, जैसे जमीन है, जमीन के ऊपरी पानी से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, या फिर भूमिगत जल मैंने जो हैंडपंप से निकालते हैं ना हम लोग, कल से निकालते हैं, वो तुम्हारा भूमिगत जल होता है। ठीक है, वो तुम्हारा पीने योग्य होता है।
और सतत नवीकरणीय और पूर्ण भर जलीय चक्र द्वारा होता है। और दोबारा दोबारा क्या होता है, जल चक्र होता है। बारिश आया पानी सूखा, फिर आया, फिर बारिश आया, फिर पानी सूखा, फिर आया। आज सुनिएगा इस कंडीशन में कभी देखो गर्मी के दिन में पानी सूख जाता है कलों में, क्यों सूख जाता है बताइएगा? क्योंकि ऊपर से पानी तो आ नहीं रहा, नीचे से सारा पानी सूख चुका है। अब बताइए कहाँ जाएगा वो? तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा लेयर नीचे चला जाता है, इसकी वजह से भूमि का जल छोड़ देता है, जहाँ तक पाइप होता है वहाँ तक का, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होता है, नीचे पानी आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसलिए बोला क्या यह जज क्या बोलते हैं यहाँ पे, गतिशील होता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सतत नवीकरण और क्या पूर्ण भर जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। और जल चक्र गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील, हमेशा चलते रहता है। और जिस कारण जल का नवीकरणीय विवर्धन गति से होता है, और यही कारण यह है कि एक नवीकरणीय संसाधन भी है। तो जल कैसा एक नवीकरणीय संसाधन है। फिर भी विश्व के अनेक देश या श्रेष्ठ जल के प्यासे हैं। सोचो इतना सारा पानी होने के बावजूद भी सबके लोग आपस में क्या है, प्यासे हैं। होंगे नहीं जी, सब लवणीय जल, लवणीय पिएगा क्या? बोलो, लवण मतलब नमक वाला है, पिएगा क्या उसके अंदर? नहीं पी सकता। अब आता है जल का स्रोत, मतलब स्रोत में क्या होता है, जल कहाँ से आता है, समझेगा? हाँ, लवणीय लगभग उसी के अंदर आया था, ठीक ना, उसका कोई परसेंटेज नहीं है। 71% में जलीय पीने वाला भी आता है, वैसा भी आता है, ठीक है। हाँ निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं जल का स्रोत क्या है। जल मतलब स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब जहाँ से जल आ रहा है, समझ में ना, जल कहाँ से आ रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट, पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। यह जीवन की अत्यधिक क्या है ना, यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। जहाँ जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। तो इसने क्या बोला, पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जल पाने के कारण ही इसे कहते हैं हम लोग नीला ग्रह, ठीक है। समझ में आता है जिसका नीला ग्रह पृथ्वी में पानी के कारण ही बोला जाता है। अब यहाँ पानी में हर एक जीव को ज़रूरत है पानी को। अब अलग अलग जीव अलग अलग तरह से यूज करता है। जैसे हम लोग क्या हमेशा पीने के लिए यूज़ करते हैं जी, लेकिन जानवर पीने के लिए खाली यूज करता है। ये नहाने के लिए बस है ना, कपड़े धोने के लिए यूज़ करेगा वो लोग, कपड़े है नहीं धोया क्या, समझ में क्या। अब हम लोग क्या करेंगे, सब चीज़ का यूज़ करते हैं, घर साफ करने के लिए, करने के लिए, तो अलग अलग तरह से यूज करते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि जल स्रोत का बहुत सारा निम्नलिखित उपाय है। पहला तुम्हारा क्या बोला इसने, मतलब 4 है। देखिए पहला क्या है, भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय मतलब जैसे मान लीजिए धरती है, देखिए सामने सबको धरती है, धरती का जो ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत, इसे बोलते हैं भूपृष्ठ, ठीक है। यानी भूपृष्ठ जल होना चाहिए। जब ऊपर जैसे देख रहे हो ये सब जल, जैसे नदियाँ में हो गया, झरने में हो गया, सब क्या है, भूपृष्ठ है, हम लोग को दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक है। दूसरा पॉइंट से क्या बोला, भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर जल, ठीक है, जैसे हम लोग हैंड पंप के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पीने प्रयोग करते हैं। फिर क्या बोला है, वायुमंडलीय जल। वायुमंडल में जो वर्षा वर्षा होता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, वायुमंडलीय जल, उससे भी तो प्राप्त करते हैं। फिर चौथा क्या आता है तुम्हारा, महासागरीय जल, यानी महासागर से भी हम लोग क्या जल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 तरह का स्रोत है जहाँ जल से मिलती है, जल प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं, जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र होता है। सबसे बड़ा केंद्र कौन है, तो महासागर है जल के मामले में, ठीक है। अब महासागर कितने हैं अपने धरती पर, बोलो? 5 महासागर है, 5 कितने हैं, और 7 महाद्वीप है, देखना। इसी कारण से इसे जल संधि की संज्ञा दी गई है। किसे, तो महासागर को। महासागर यानी सागर है तो पानी का, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो क्या बोला है, जीवन में भूपृष्ठ और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग होता रहता है। हम लोग देखते हैं खेत को सिंचाई करते हैं तो नहर में जो पानी आता है उसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी नहर में पानी रहता है तो ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं, बोरिंग होता है ना ऑयल, उससे हम लोग निकालते हैं। अतः इन दोनों स्रोतों का वर्ण किया जा सकता है। वर्ण माने क्या होता है, वर्ण इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूपृष्ठीय जल। इससे पहले आप बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं, पीछे वाला ये बॉक्स क्या है, ठीक है। क्या आप जानते हैं, देखिए, क्या आप जानते हैं विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों से ही है, मतलब महासागरों से ही पाया जाता है। उनमें मात्र 2% ही अलवणीय मृदी जल है। अलवणीय लिवनीय नहीं है, लवणीय नहीं है, पीने लायक है, ठीक है। समझ में आया था चीज़ क्या, तो इस कंडीशन में बताया जा रहा है, आप देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है तो 96.5 ही आंसर आएगा। अगर नहीं है तो लगभग में आंसर लीजिएगा। ये ना कि 96 है तो कोई 93 हो जाएगा,
कोई 92 में हो जाएगा, नहीं लगभग 95.2, 96.12 ऐसे रहेगा। ठीक है, भाई ऑब्जेक्टिव में, इसमें ऑब्जेक्टिव में 96.6 दे रहा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट से आगे तो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिएगा, आवाज़ न करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए बाबा, भूपृष्ठ जल क्या होता है? भू, अभी बताया ना, जो पृथ्वी के ऊपरी परत पे जो रहता है ना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूपृष्ठ जल बोलते हैं। ठीक है, आवाज़ नहीं करिए पीछे, आगे। धरातल पर भूपृष्ठ जल का मूल स्रोत वर्षण है। वर्षण माने क्या होता है? वर्षा, यानी वर्षा मुख्य स्रोत है बाबू, किसका? तो तुम्हारा किसका? भूपृष्ठ का। किसका है? यानी जमीन पर जो केवल जल जमा होगा, किसके वजह से होगा? आसमान से गिरेगा ना पानी, यानी वर्षा होगी, उसके वजह से होगा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। अब 20% पानी जो गिरेगा ना, वो वापस क्या आएगा? धूप, मतलब धूप आएगी तो बन के क्या हो जाएगा? ऊपर में उड़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं, कुछ पानी क्या होता है? भूमि के अंदर पहुँच जाते हैं, वजन जाता है क्या? सूख नहीं जाता क्या? फिर क्या हो रहा है? जबकि अधिकांश भाग नदी, नली, झील, तालाब तथा ताल, तलैया में मिल जाते हैं। कुछ कुछ पानी है ना, नली मिल जाएगा, नदी मिल जाएगा, तालाब में मिल जाएगा, ऐसे जाके मिल जाते हैं आपस में। और शेष जल सागर एवं महासागर में चल जाता है। जो बचा खुचा पानी बचता है ना, कहाँ बचता है? वो सागर या महासागर में पहुँच जाता है। और पूर्वोक्त में सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय या धरातलीय जल कहलाते हैं। समझ में आता है जिसका? आपको डेफिनेशन पूछा तो बता दो क्या? बता दो ना जी, भूपृष्ठीय जल क्या होता है? जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी पर पाया जाता है, और सबसे मुख्य कारण क्या? वर्षण होता है। समझ में आ गया? अब कुछ कुछ है ना जल, तुम्हारा नलिया में चल जाएगा, नाले में चल जाएगा, कहीं चल जाएगा। अब कुछ कुछ कहाँ चल जाएगा? महासागर में चल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बता दे। कुछ कुछ जमीन के अंदर घुस जाएगा, पानी के अंदर। ठीक है, भूमिगत रूप ले लेगा। तो तुम्हारा क्या बता रहा है? जल, मैं भूपृष्ठीय जल का बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूमिगत जल क्या होता है? अभी बताया ना, जो जमीन के अंदर क्या होता है? जो हैंडपंप होता है ना, हैंडपंप, देखिए समझाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं भूमिगत जल के बारे में। ठीक है, समझ में आ जाता, कठिन चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा पढ़ना और समझना है बस, बाकी सब सेम है। देखिएगा, क्या भूमिगत जल क्या होता है? वर्षण जल के धरातलीय छिद्रों से, छिद्र में छोटा छोटा होता है ना, छेदा, सिरे सिर कर कठोर शैलिक अवकरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। देखिए, हमारी जब वर्षा हुई है तो भाई थोड़ा थोड़ा दरार रहेगा पानी जमीन के अंदर, और उस दरार के अंदर दोबारा क्या पानी चल जा रहा है अंदर, और जहाँ कंकड़ होगा वहाँ पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में वहाँ क्या कहलाता है? भूमिगत जल कहलाता है। ठीक है, इस जल के भंडार में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है। भूपृष्ठीय मैंने क्या होता है? ऊपरी वाला जो परत होता है ना पानी वाला, उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थात दोनों माध्यम से जल सिकुड़ कर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्र हो जाते हैं। दोनों मात्रा, जो पानी सिकुड़ता है ना, कहाँ इकट्ठा होता है? तो जब भू मन धरती, धरती का गर्भ, गर्भ मैंने केंद्र, जहाँ पर केंद्र होता है ना, वहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता है नीचे पानी धरती के अंदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इस प्रक्रिया में एकत्रित जल और भौम जल के नाम से जाना जाता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौम जल भी कहते हैं। भौम माने भूमि वाला जल। ठीक है, पेपर में आएगा ना भूमि का जल बता दीजिएगा, पूछेगा वर्षण जल से क्या फ़ायदा, एकदम अच्छी तरह से लिख के आइएगा। तो तीनों पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, कोई खास इसमें चीज़ नहीं लिखा हुआ है, खाली समझाना है और समझना है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है, मैं समझा दूँ तुम। हम लोग अब पढ़े क्या? तो जल संसाधन का वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है? तो वितरण का मतलब फैलाव होता है। कितना फैला जन संसाधन, समझ ना, कितना बड़ा एरिया कवर करता है या कवर नहीं करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विश्व स्तर पर, विश्व माने दुनिया लेवल पर, ठीक है, विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही है। कहाँ है जितना जल? दक्षिणी गोलार्ध, यानी नीचे साइड, पृथ्वी का नीचे साइड है दक्षिणी गोलार्ध, उस साइड में ज़्यादा पानी मात्रा है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या? जल गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़े थे। अगला पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। अब पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करती है, और पृथ्वी पर जितना जल है ना, सबसे ज़्यादा क्या? लवण है। लवण से जब हम लोग नमकीन बनाते हैं। ठीक है, फिर भी जैव विविधता हेतु महत्वपूर्ण है, फिर भी यहाँ जीवों के जीवन के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। जहाँ मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु, दिख रहा है क्या? मछलियाँ, जहाँ मछलियाँ,
समुद्री जीव जंतु, वनस्पति एवं खनिज का भंडार पाया जाता है। कहाँ? पृथ्वी के अंदर ही। ठीक है। अब भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है। अपर्याप्त होने बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि भारत में विश्व का लगभग 16% आबादी निवासी करते हैं। क्या बोला इसने? भारत में विश्व का लगभग 16% आबादी निवास करते हैं। जो भारत में जितना लोग हैं ना, वो टोटल मिला के कितना परसेंट है दुनिया के हिसाब से? 16% है। और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल की उपलब्ध है। अब भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण तथा 1869 ईस्वी में मतलब 1869 घन किलोमीटर, ठीक है, जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। यानी कि देखो हमारे अंदर जो पृथ्वी भारत के अंदर जो पानी का यूज है, कितना यूज है बाबू? तब बोले 4000 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, घन माने क्यूब होता है, किलोमीटर क्यूब से लेकर कहाँ? तो अभी जो वर्षा वाला पानी आता है वो कितना था? 8,600 मतलब सॉरी 1800 कितना लिखा हुआ है? 69। 1869 में 69 तुम्हारा कितना इतना किलोमीटर पानी क्यूब है। अब पानी को आयतन में नापते हैं, इसलिए क्यूब बोला गया यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा इतना % पाया जाता है। अब भूपृष्ठ जल से प्राप्त होता है। तुम्हारा कहाँ से प्राप्त होता है? तब भूपृष्ठ जल से। कोई डाउट आता है किसी को? चलिए आगे देखते हैं। भूपृष्ठ जल का लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियाँ, 2/3 भाग मतलब 3 में से 2 भाग। 2/3 का मतलब ये नहीं होता है नीचे वाला टोटल 2 में से 3 भाग, मतलब 3 में से 2 भाग पूरी बड़ी बड़ी नदियाँ आती है। जैसे बड़ी नदियाँ कौन? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब प्रवाहित होती है। ठीक है। आज भारत में जल भंडार हेतु अलासाओं का निर्माण द्रुत गति हो रहा है। द्रुत गति हो रहा है मतलब क्या? द्रुत गति मतलब बहुत तरीके से फास्ट में हो रहा है पानी का दोहन। ठीक है, भारत के अंदर, ठीक है, जिसका जल भंडार की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है, जो देश की स्वतंत्रता के समय मात्र 18 अरब घन मीटर थी। सोचो, मतलब आज पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होने लगा है बिहार के अंदर, भारत के अंदर। ठीक है, पहले नहीं था। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे। अब भारत पानी बेचता है, अब अलग देश पेट्रोल। सोचो, जब पानी कमी होती है ना तो भारत से सब खरीदता है। क्यों? भारत में पानी ज़्यादा ना है, इसी के वजह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, भारत के स्थलकृति स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल की उपयोग कर पाते हैं, जो कुल क्षमता का लगभग 32% है। अब भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की दक्षता सर्वाधिक है। सर्वाधिक माने सबसे ज़्यादा अधिक है क्षमता पानी रखने का। अब ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता अति न्यून है। यानी ब्रह्मपुत्र में जब क्या होता है, ब्रह्मपुत्र में क्या होता है कि तुम्हारा जो पानी है ना, पानी वो तुम्हारा वर्षण की वजह से होता है। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर क्या बता रहा है? अगर उपयोग ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर उपयोग योग्य जल की भंडार की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाता है तो ताप्ती नदी का स्थल प्रथम है। अगर जो प्रयोग करेंगे ना हम लोग पानी को, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? ताप्ती नदी के अंदर। ठीक है, इससे जल भंडार करने की क्षमता, भंडार माने इकट्ठा गहराई बहुत है उसका, कितना % है? तो बोलेगा 97% है। उसके अंदर कोई गलती से चल जाएगा तो भाई डूब जाएगा। सही बता रहे हैं, समझ में नहीं? तो इतना चीज़ क्या बहुत गहराई में है, तो इतना सारा पानी वो रख सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा निम्न श्रेणी में दिया गया है। ब्यौरा मैंने क्या होता है? इसका डाटा। ठीक है, तो चित्र में क्या देखा? 3.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे। और इससे पहले आप जानते हैं हम लोग क्यों जानते हैं, ये देख लेते हैं। आप लोग क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से एक है? समझ में? विश्व का सबसे बड़ी नदी में से एक है। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो, गंगा तुम्हारे कहाँ से शुरू होती है? तो गंगा तुम्हारा भारत के अंदर ही शुरू होती है, भारत में ही खत्म हो जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र कहाँ शुरू होती है? तो बताइए, तुम्हारा वहाँ क्या तिब्बत से शुरू होती है, ठीक है, चाइना के पास से, और घूम के आती है भारत के अंदर। समझ में? चीज़ क्या? और उसके साथ हवाएं लेके आ जाती है। ठीक ना, वहाँ शुरू होती है। आगे देखते हैं। अभी नदियों के विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त होता है दुनिया भर में। सबसे बड़ी नदी कौन सी है दुनिया में? तो बोलिए नील नदी है। कौन सी नदी है? समझ में आना? इतना सबसे बड़ी नदी है वो, दुनिया के हिसाब से चल रहा है। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और सबसे चौड़ी बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र। समझ में आता है जिसका? ये तुम्हारा कुछ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग। अब देखते हैं इसका डायग्राम को। क्या एक और है? अच्छा, ये वाला। चलिए अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड,
पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। देखिए बहुत सारा पानी है ना, बहुत सारा पानी, तुम्हारा बर्फ़ बन जाता है। क्यों? ठंडा होने की वजह से। समझ में आ रहा है उतना चीज़ कहाँ कहाँ? तो बोला है अंटार्कटिका में। तो देखिएगा अंटार्कटिका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना लेवल में, यहाँ पे मैप में देखिए, दुनिया के मैप में नीचे अंटार्कटिका होता है, उसमें जाके जम जाता है, बर्फ़ के रूप में रहता है। ग्रीनलैंड हो गया, पर्वतीय क्षेत्रों में हो गया, जो बर्फ़ बना रहता है, लगभग 75% यहीं पे रहता है पानी। जब वर्षा होती है, बहुत गर्मी पड़ती ना है, तो पिघल जाता है, पिघलने की वजह से बाढ़ आ जाता है। नहीं आता क्या? बहुत मात्रा में पानी पिघलेगा तो भाई बाढ़ आएगा ही आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये डायग्राम को देख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम को देखिए क्या बोल रहा है। भारत नदियाँ की प्रद्रोणियों के अनुसार पृष्ठ और भूमिगत जल का निवारण किया गया है। पृष्ठ और भूमिगत, समझ में आ रहा क्या? तो पहले नदियाँ का श्रेणी है, पृष्ठ जल प्रवाह, फिर भूमिगत जल। वार्षिक जल में कितना प्रयोग हो रहा है और उपयोग क्या करते हैं हम लोग, और इसका अपूर्ण क्या होता है, मतलब भूमिगत से कितना हम लोग निकालते हैं और इसका क्या क्या प्रयोग है। दिखाई दे रहा है क्या? मैं आप समझ में आ रहा है कैसे पढ़ा है उसको दे। आगे देखते हैं पॉइंट। तो क्या बोल रहे हैं आप देखिएगा, सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के बारे में देखिए 713 है, जो क्या है तुम्हारा वार्षिक प्रवाह से है। यहाँ इतना पानी होता है। ठीक है, और इसका उपयोग कितना है? 46 होता है। ठीक है, आगे तो इसके बारे में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे पढ़ना ही है खाली। ठीक है, और दूसरा पढ़ लेता हूँ। यहाँ तुम्हारा भूमिगत जल में क्या होगा, तो सिंधु में क्या तुम्हारा, तो 26.5%। ठीक है, और इसका मतलब उपयोग कितना है, तो 24.3%। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेगा, सिंधु के बारे में, गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, गोदावरी के बारे में, कृष्ण के बारे में, कावेरी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और अन्य बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना पड़े, इतना डाटा बहुत है। समझ में आता है जिसका क्या? आप पूर्णिमा में दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सॉरी दोबारा से पढ़ाता हूँ, देखना। अपूर्णीय मैंने दोबारा से भूमिगत जल दोबारा से प्राप्त, अपूर्ण मतलब दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते शायद। ठीक है, अपूर्ण हो रहा है एक तरह से ना, पूर्ण नहीं हो रहा था, अपूर्ण दोबारा से प्राप्त इसे नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसका कुछ ऐसा प्रयोग है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या देख रहे हैं मैया, सामने देखो। देश में देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है। असमान मान क्या होता है, बहुत जगह फैला हुआ है, कोई इसका लिमिट नहीं है कहाँ फैला हुआ है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसे तत्वों का प्रभाव करता है। और जल समतल मैदानी भागों में स्थिर जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है। अपार माने बहुत बड़ा में, इसे हम लोग ढूंढ नहीं सकते इतना बड़ा में है। ठीक है, अपार राशि मौजूद है। अभेदक या परिव्यक्त चट्टान पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, भेदक हुआ प्रवेश चट्टान। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक हिमालय नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुए हैं। हिमालय के कारण क्या होते हैं, यहाँ पे जो जगह बने हैं ना, वो तुम्हारा किससे बना है, हिमालय के कारण मिट्टियों से बना है। ठीक है, जगह सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा भूमिगत जल कहाँ पाए जाते हैं, तो बोलिए पंजाब और ब्रह्मपुत्र की घाटी तक, मतलब पंजाब में आप बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, हिमालय नदियों के पास। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है। कितना परसेंट पाए जाते हैं, 42%। कहाँ, तो बोलिएगा पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय नदियों की तरफ। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक अनुमानित के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब मीटर क्यूब भूमिगत जल उपलब्ध किया गया है। ठीक है, इतना याद डाटा के डाटा। इसका 19% जल अनेक उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ओनली फॉर 19% सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं, यूपी। अब महाराष्ट्र में कितने बाबू, अब महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भूमिगत जल संसाधन की संभावना अधिक है। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमिगत जल मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जल संसाधन का प्रयोग क्या क्या हम लोग करेंगे, कैसे उसका प्रयोग है संसाधन का। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए पहले क्या बताया यहाँ पे, पहले मैप समझ लीजिए। मैप दिख रहा है क्या, ये क्या बोल रहा है, वार्षिक जल की घटती उपलब्धता, मतलब वर्षा जल है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपस में घट रहा है। तो कैसे घट रहा है देख लेते हैं। तो इधर लिखा हुआ है ना ऊपर डाटा में 1000, 2000, 3000, 4000, और तुम्हारा जल की उपलब्धता बता रहा है, किस में, तो मीटर क्यूब में बता रहा है। घन मीटर मैंने मीटर क्यूब होता है। ठीक है, कहाँ देख रहे हो, समझ में आ रहा है सबको। आगे देखते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इधर वर्ष बता रखा है, वर्ष। ठीक है, तो 1991, 2001 और 2025। देखिएगा 2091 में कितना था पानी, तो बोलेगा 5177 घन मीटर था। हाँ, 1991 में दिखाई दे रहा क्या,
हाँ सॉरी 51 है, कितना है 51, ठीक ना 51 है, ठीक ना, देख लीजिएगा। और दो देखिए 2001 में देखिएगा कितना पानी कम गया, वर्षा वाला पानी कितना कम गया, लगभग दिखा क्या बता रहा है, ये 1829 ही है। अब 2025 में लगभग क्या हो जाएगा, 1392 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। सोचो तो क्या हो रहा है, 3 दिन पानी का मात्रा घट रहा है ना जी। समझ में आ रहा है, मैप समझ में आ गया इतना चीज़ क्या, यहाँ तुम्हारा इतना था, 2001 में इतना हुआ और 2025 में इतना होने वाला है। ठीक है, कोई डाउट आता है किसी को? चलिए आगे देखते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जल संसाधन का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, प्रयोग उपयोग मन क्या होता है, उसका प्रयोग करना, कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो देखते हैं। भारत की आबादी तीव्रता गति से बढ़ रही है, मतलब ये है कि भारत की जनसंख्या है ना बहुत फास्ट, तीव्रता माने फास्ट होता है, तेजी से क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। नहीं होगा जी, शिक्षा का अभाव है बहुत लोगों में, उसका नॉलेज ही नहीं है, क्या करूँगा क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या? उस कंडीशन में तुम्हारा उसका जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो शिक्षा का अभाव की कमी कारण होता है, और शिक्षा की कमी कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, सर नॉलेज दीजिए उसको, समझाइए तो आपने समझ जाएगा, लेकिन समझाएगा तो ना कोई। आगे देखना, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो गई है, समझ में क्या? पहले स्वतंत्र, पहले आज़ादी कुछ और था, अब कितना था लोग, अब बहुत लोग हो गए हैं, कहाँ से आए इतना लोग? तो यहाँ लोग सोचते हैं ना पहले कि मेरे अगर 10 बच्चे जन्म लेंगे ना तो एक काम एक कर लेगा, दुकान कर लेगा, दुकान चला लेगा, या वो खेत में चल जाएगा, या वो ये कर लेगा, वो कर लेगा। अरे भाई इतना मुश्किल से तुम उसे कपड़ा पहना पाओगे बचपन में, है ना? खाने के लिए एक रोटी देगा तो उसे 10 टुकड़ों में बांट देगा, नहीं बांट देगा जी। तो फिर उस कंडीशन में तुम्हारा क्या अच्छा खाना थोड़ी ना खाया वो, कोई ट्यूशन स्कूल भेजने के लिए तुमको हालत ख़राब हो जाएगा कि मैं ट्यूशन भेजूँ चाहे स्कूल भेजूँ। और समझ में आ रहा है क्या? तो इस कंडीशन में जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, ना समझो क्या समझाया जाए, आगे समझते हैं। आबादी वृद्धि के साथ जल की सभी क्षेत्रों में मांग त्वरित गति से बढ़ रही है। आबादी वृद्धि हो रही है ना, इसके साथ जल की भी उपलब्धता हो रही है। देखते हो एक बोतल जल पानी में 20 रुपये मिलता है, और वही तुम्हारे पानी का कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? सोचो, तो इस कंडीशन में बताया जा रहा है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। पेयजल मैंने कहा था पीने वाला पानी, सिंचाई मैंने खेत में पानी डालने के लिए, तथा उद्योग जैसे उपक्रमों की वृद्धि, जल की मांग काफ़ी बढ़ गई है। देखो खेत के लिए अभी कितना मांग बढ़ रहा है पानी का, पानी आ जाए आज सोच रहे हैं ना जी कि मांग बढ़ रहा है क्या? पेयजल मैंने कहा था पीने लायक पानी, कहीं कहीं पानी तो सूखा पड़ा हुआ है, पीने लायक भी पानी नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। और ये सब क्या है, उद्योग मैंने होता है कंपनियाँ, ये सब पानी की बहुत मात्रा यूज करवा रहे हैं, ठीक है ना, करवाने के लिए बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या? फिर क्या बोल रहे हैं देखिए, 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितना है, तो 5177 घन मीटर था। एक व्यक्ति पे इतना पानी लीटर यूज कर सकता था एक दिन में, ठीक है। लेकिन अब क्या है देखिएगा, 2001 में कितना हुआ, 1829 घन मीटर हो गया, इतना यूज कर सकता है एक व्यक्ति। और 2025 आते आते कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 1342 घन मीटर हो जाएगा, तो सबसे कम हो जाएगा। इतना तुमको दिन भर एडजस्ट करना है, सोच लो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है ऐसा, इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या बोला, जल संकट की समस्या को आगमन का संकेत प्रतीत होता है, जहां ऐसे संकट आपन देशों के जल की आयात करना पड़ेगा, करेगा। संकट देशों के जल को कहते हैं, देखो पानी भारत के अंदर बहुत है, और तुम्हारा ये क्या करेगा, आयात करेगा। आयात मैंने बेचना, निर्यात मैंने खरीदना, समझ में ना। तो बेचेगा पानी को रूप में बना के, फिल्टर बना के नहीं बेचता है जी, अभी भी बेचता है। आप रेलवे स्टेशन में जाएगा तो आप खुद नहीं पीजिएगा पानी, रेलवे वाला पीजिएगा जी, बोला ना चलना 10 रुपये का पानी ले लेते हैं, 20 रुपये का, समझ में आ रहा क्या? तो सोचो एक बोतल पानी 1 लीटर भी सही से नहीं होता होगा, 1 लीटर होता भी होगा तो मान लीजिए तुम्हारा 20 रुपये का दे रहा है, सोचो और कितना लीटर हम लोग इन्वेस्ट कर दे रहे पानी को, नहीं कर दे रहे क्या? तो पानी को वैल्यू दीजिए। फालतू में जो चल रहा है नल का, जाके उससे शिकायत करो, दिमाग नहीं है हाथ में, पढ़े लिखे नहीं है आप, ये आप इतना वार्ड कैसे बन गए जी? आपको फ़र्क नहीं है कि पानी बह रहा है, सुना के आओ उसको, बुझा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, यहाँ तक कि जीवन सर्जन में भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। जीवन में हर एक व्यक्ति को जल की आवश्यकता होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जल की आवश्यकता ना हो, ठीक है। प्राणी एवं वनस्पति भी अधिकांश भाग जल से ही होते हैं, प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग किससे होते हैं, जल से ही होते हैं। प्राणी माने जीव जंतु, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, मोर हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे कावा हो गए, ये सब बताया जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, और इन वनस्पति में अधिकांश भाग होता है, इससे जल के महत्व को सहज ढंग से बनाए रखता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं प्राणियों में लगभग 65% तथा पौधे में 65 से लेकर 99% जल का अंश विद्यमान रहता है, ठीक है।
यानी उतना विद्यमान उसके अंदर रहता है। जैसे पेड़ पौधे में कितना है, तो 59 से लेकर कितना है, 65 से लेकर 99% 99%। पानी इसमें उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देख क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, आका जा सकता है, आका मैंने रहती क्या, वो डाटा अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जल का उपयोग सूची लंबी है। कैसी लंबी है, लंबी, बहुत लंबी है, इसका प्रयोग बहुत लंबे के लिए किया जाता है। जैसे पेयजल, पेयजल मैंने क्या होता है, पीने योग्य पानी, है ना। फिर क्या, घरेलू कार्य के लिए पानी यूज होता है, सिंचाई के लिए मतलब खेत में पानी डालने के लिए करते हैं, फसल उगाने के लिए। उद्योग, जन उद्योग में, जन स्वास्थ्य, जन मैंने अच्छा कोई व्यक्ति होगा उसे मतलब बीमार उमार हो गया तो नहाने वाने धोने में। ठीक है, स्वास्थ्य तथा मल मूत्र विवर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अनिवार्य है। और स्वच्छता रहने के लिए, साफ सफाई रहने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, ये सब क्या कर रहा है, प्रयोग, मतलब प्रयोग में है पानी। ठीक है, जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र शीतलन है। जैसे मत्स्य पालन, मत्स्य मन क्या, मछली में पालन करते हैं। जल कृषि मन क्या होता है, जल से द्वारा कृषि होता है। वानिकी क्या होता है, वनों में डालने वाला पानी होता है। जल क्रीड़ा क्या होता है, जल से कीड़ा भी जल में उत्पन्न हो जाता है। फिर क्या हो रहा है, जैसे कार्य की कल्पना बिना जल की हम नहीं कर सकते हैं। अब भारत में जल उद्योग के बढ़ते स्वरूप को निम्न श्रेणी से देखा जा सकता है। और जो बढ़ रहा है ना पानी का लगातार मांग, वो कहाँ से आ रहा है, तो लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो क्या लिखा है, जल का उपयोगी का बदलाव स्वरूप, कैसे कैसे प्रयोग का बदलाव हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसके देखते हैं। दिख रहा है क्या, 2050 में क्या आ जाएगा, 2001 में क्या आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। देखिए उपयोग हो रहा है तुम्हारा 1990 से लेकर 2000, फिर 2010, फिर 2025, 2050। देखिए घरेलू उपयोग, पहले कितना % उपयोग होता है पानी, 25%, 25% में कंप्लीट। अब 2002 में 2000 में कितना हुआ, 33%। 2010 में कितना हुआ, 42। 2025 में कितना होगा, 52। 2050 में 60% हो जाएगा पानी का यूज। ठीक है, घरेलू के लिए सिर्फ, हाँ इतना यूज हो जाएगा। ठीक है, सिंचाई के लिए देखिएगा, सिंचाई के लिए 1995 में कितना पानी होता है, हाँ तो कोई बात नहीं, घर मीटर में दे ले होगा, देख लेते हैं। हाँ अरब घर मीटर में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं, घर मीटर में नाम रखा है। ठीक है, किसी में भी नाप सकता है वो। आगे देखते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ सिंचाई के लिए, सिंचाई मैंने कहा जब खेत में पानी डालने ना उसे सिंचाई बोलते, देखिएगा। तो जब 1990 था ना तो कितना पानी यूज होता था, 460। फिर 2000 में कब हुआ, 356। 2010 में कितना हुआ, 653। 2025 में 770 हो जाएगा। और 2050 आते आते 800 मीटर क्यूब हो जाएगा। इतना पानी यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उद्योग मैंने कंपनियाँ ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसा समझाया गया इसके बारे में। ठीक है, आगे तुम्हारा क्या है, अनुमानित है। ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ ना, कैसे डाटा है, अनुमानित है, फिक्स नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बहुउद्देश्य परियोजना क्या होता है, अब समझिएगा इसको। बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब होता है पानी में बैंड जो बांध बनाते हैं ना पानी के द्वारा रोकने के लिए, उससे पानी बहुत मात्रा में पानी नीचे गिरता है। और नीचे गिरने के कारण क्या होता है, तुम्हारा टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमने की वजह से क्या, बिजली का निर्माण होता है, जो हम लोग घरों में सप्लाई होता है। ठीक है, तो बोले हमारे घरों में अगर पूछेगा कि कितने मतलब हर्ट्ज तक सप्लाई होता है बिजली, तो बोलेगा 50 हर्ट्ज तक। ठीक है, 50 हर्ट्ज तक बोलते हैं। और जो अलग अलग देशों में कितना होता है, तो बोलेगा 60 हर्ट्ज तक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या है, देखिएगा दोबारा से। प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन में बहुत पुराने की बात हो रहा है, प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि ईंट, पत्थर, मिट्टी, मलबों के सहारे झील या अन्य जलाशयों के तटबंधों और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियाँ बनाई जाती थी। अतः यह परिपाटी नवीन नहीं है। हमने आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं। सुनिएगा इसने क्या बोला। जिस तरीके से प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन में लिखा हुआ है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि पत्थरों, ईंटों, मिट्टी, मलबे, मलबे मैंने क्या होता है, मलबे मैंने गिलगिला, दलदली, वो मिट्टी होता है। तो मलबे के सहारे झील या अन्य जलाशय के तटबंधन बनाते हैं। तटबंधन मैंने रेखा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बांध, मलबे के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, ईंट के द्वारा। आज उसी के रूप में हम लोग बांध को देखते हैं, नहीं देखते हैं जी, बांध देखना। कभी भी बांध बनता तो ये सब रड नहीं रहता, वो तुरंत झोंका में उड़ा कर लेके चल जाए बंधुओं को जी। समझ में ना, उसके बहुत पिलर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि बहुत मात्रा में पानी को रोक सके। समझ में रहता जिसका उतना लहर स्पीड में आएगा तो रोकेगा ना जी, ऊपर से गिरेगा तो फिर घर में घुमाएगा, एक तरह से टरबाइन में घुमाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में उसे करना चाहिए ऐसा। फिर क्या बोला देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक रूप से
आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजना निहित हुई है, जिसमें नदी घाटी योजना निम्नलिखित है। ठीक है, जिसमें नदी घाटी योजना क्या है तुम्हारा प्रमुख है, या परियोजना पर विशेष बल दिया गया है। किस लिए? तो जनता के लिए ही दिया गया है। ठीक है, अभी तुम्हारा देखो कोसी नदी बिहार को शो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो चाहेगा तो वहाँ पे मतलब बांध बनवा सकता है, ऐसा बात नहीं है। भारत के मतलब बिहार राज्य की सरकार और नेपाल की सरकार मिल के बॉर्डर को बना सकते हैं वहाँ पे, लेकिन बनाता नहीं है कोई। इसके वजह से हर बार उत्तरी बिहार को झेलना पड़ता है। ठीक है ना, बड़े बड़े लोग माल झल के नुकसान हो जाता है, और बहुत से लोग का मतलब क्षति हो जाता है, पेड़ पौधा सब उड़ जाता है जी, एक तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इन परियोजनाओं के परियोजना समझ में आ रहा है ना, जैसे बांध परियोजना हो गया, बहुत सारे सोन नदी परियोजनाएं हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए इन परियोजना के विकास से कई उद्देश्य हैं, जैसे बाढ़ को नियंत्रित कर लेना। बाढ़ आएगा ना, बाढ़ उसका रोक देना, उसको रोक नहीं देगा जी। अगर बाढ़ में यहाँ पे बांध बना दूंगा बहुत सारा तो पानी रोक लेगा ना। फिर क्या हो रहा है, मृदा अपवर्तन पर रोक लगाना। मृदा अपवर्तन क्या होता है, जब बाढ़ लग जाएगा तो दूसरी जगह से मिट्टी नहीं आ पाएगी, आ पाएगी, उसी में रह जाएगा जी उधर बांध के अंदर में, इसका प्रयोग हो जाएगा। दूसरा क्या बोला, तीसरा पेय एवं सिंचाई हेतु आपूर्ति, जलापूर्ति के लिए, पेय माने पीने योग्य पानी बनाने के लिए, और घर को मतलब खेत को सिंचाई करने के लिए भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, विद्युत उत्पादन मतलब विद्युत उत्पादन करेगा, बिजली। उद्योग के जल पूर्ति, उद्योग में जो कंपनियां होता है ना उसके लिए जल को पूर्ति करेगा। परिवहन माने गाड़ी वाड़ी जो होता है ना उसको प्रयोग करेगा, ट्रेन वगैरह साफ़ करने में, प्लेन वगैरह साफ़ करने में। ठीक है, मनोरंजन के लिए भी, मतलब कोई स्विमिंग पूल बनाता है अपने लिए, है ना, बनाता ना जी, उसके लिए भी कर सकते हैं। अब वन जीवन संरक्षण के लिए, वन जीवन को जो तालाब बना दिए, चाहे आप घर में जाके एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक मटका पानी देता कि पंछी लोग आके पानी पिएगा, तो ये भी तुम्हारा क्या जल मतलब जल को जीव है, जो जल जीव वो तुम्हारे संरक्षण में रहेंगे। फिर क्या बोल रहा है, मत्स्य पालन के लिए, मछली पालने के लिए भी इसे प्रयोग किए जाते हैं। जल कृषि के लिए भी करते हैं हम लोग, किसान के लिए भी करते हैं, खेत पटाने के लिए। फिर पर्यटन आदि को लिए भी करते हैं। ठीक है, पर्यटन मैंने क्या बोलते हैं, अच्छी तरह से मरम्मत करने के लिए किसी चीज़ को। ठीक है, अब इनके अनेक उद्देश्य भी पूर्ति हेतु सक्षम इन नदियों, इस नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विकसित किया गया है। और इसीलिए हमने क्या बोलते हैं इसको, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत सारा उद्देश्य है इसका, इस परियोजना का, इसलिए नाम पड़ेगा क्या, बहुउद्देशीय परियोजना है। समझ में आता चीज़ क्या? आगे देखते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री दिख रहा है क्या, चलिए देखते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को सम्मिलित रूप से विकसित कर सकेगा। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ है। अब भाकर नागर, जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन है, भाकर नागर हो गया, हीराकुंड हो गया, दामोदर हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्ण, स्वर्ण रेखा एवं स्वर्ण परियोजना जैसी अनेक परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। और गत कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना एक एवं बाध विरोध एवं पूर्ण निर्छिन का कारण बनाता रहता है। और नदियों में बांध लगाने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है, इससे तल पर अवदासीन तेजी हो जाती है। सुनेगा, अब क्या बोल रहा है, मान लीजिए बहुत सारा घाटा भी इसी तरह से, अगर मैं बहुत सारा बहुउद्देशीय परियोजना बना दूंगा तो भाई गति हो जाएगी, गति रुक जाएगी पृथ्वी की, इससे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। समझ में आता है चीज़ क्या? इस कंडीशन में नहीं कर सकते ऐसे। अब इस तलछट्टी जनाब को मतलब जमान से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छ विचरण की समस्या हो जाती है। अब ऐसे करने से क्या होता है, डैम को मतलब उत्सर्जित होता है एक तरह से। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। कोई डाउट आता है किसी को? अब आगे देखते हैं, इसी जमाव से ये तो क्या ना, साथ ही बाढ़ जैसी विविधता भी उत्पन्न हो जाती है। अब देखो कैसे, मान लीजिए बांध बना रखा है ना बाबू, अब बांध बनाने के कारण तुम्हारा ऐसे पानी रोक रखा है, लेकिन बांध गलती से कमज़ोर पड़ जाए तो सोच ले क्या होने वाला है। एक साथ पानी आएगा एकदम एक साथ, अब बहुत गाँव को एकदम उड़ा के लेके जाए, घरे कबाड़ देगा जी, इतना पानी आएगा। कभी देखा है बाढ़ आएगा जी? कभी देखना, वो उतनी सुन वो आ जाएगा जी। ठीक है, सोचो इतना बाढ़ खतरनाक था कि एकदम डरेगा आदमी देख के, बाप रे इतना सारा पानी। तो वो पानी थोड़ी ना, बाढ़ थोड़ी ना, घर को थोड़ी डुबा दिया, घर डूब जाता है बाबू, घर इतना बड़ा जो घर दिख रहा है सब डूब जाएगा, घर कब जाएगा जड़ से। आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़े थे। इतना ही नहीं, सुनिएगा, इतना ही नहीं, बाढ़ ग्रस्त मैदान की वनस्पति एवं मृदाएं प्लावित होकर अब घटित भी हो जाती है। इतना ही नहीं, बहुत सारे जब बाढ़ आएगा ना तो पेड़ पौधा बहुत दिन तक झक्के रहेंगे, इससे बहुत सारा गैस निकलेगा,
तो वह हमारा खराबी करेगा वातावरण को, ठीक है। तो है ना, आप घटित होकर मतलब पलायन हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं गल कर, ठीक है। अब कुछ दिन में उत्तराखंड में बारिश आया, बादल फटा था 2012 के अंदर। हाँ, तो इतना बाढ़ आया था, इतना बाढ़ आया था ना, इतना सब लूटा गया था बिल्कुल। और चाइना के अंदर कुछ दिन पहले बांध टूट गया था, ठीक है। सब वाट लगा देता, खाए कर दिया पूरा नीचे नीचे। ऐसे इतना खतरनाक बांध हुआ था। अब तुम्हारा चाइना इतना बड़ा बांध बना रखा है कि पृथ्वी की गति को धीमा कर दिया। सोचो कितना बड़ा वो बांध बनाया है जी, पूरा पृथ्वी की गति को धीरे कर दिया। सोच लेना कितना बड़ा बांध बनाया, वो पानी को रोक दिया। तो भाई पानी रुक गया तो पृथ्वी नहीं रुक जाए क्या? तो रुक गया पृथ्वी। चलिए हम लोग पढ़ते, क्या आप जानते हैं ये तुम्हारा नर्मदा नदी बचाएंगे बाद में, ठीक है। क्या आप जानते हैं, चलिए जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। समझा क्या? गैर सरकारी, समझ में आता है क्या? तो गैर सरकारी माने सरकारी नहीं है, जो स्थानीय लोगों, किसान, पर्यावरणीय विद, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी से सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित किया गया है। समझ में आया इतना चीज़? मतलब एक नर्मदा जो सरोवर है ना, सरदार सरोवर बांध, उसको विरोध में क्या बनाया गया यहाँ पे? नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाया गया है। और कोई सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट माने जनता के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या होता है? नर्मदा बचाओ, ठीक है। कितना पन्ना और बचा हुआ है? अभी तो बहुत सारा पन्ना है जी। चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी है बाबू, उसको बचाने का आंदोलन करना है, ठीक है। तो देख लीजिए सबको। टिहरी बांध, टिहरी बांध सुना है जी? टिहरी बांध आंदोलन जैसी, क्या बात कर रहे हो, सामने पढ़ ले। देखो, टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजना की खामियों को जो उजागर करती है। बहुत सारे ऐसा है जो खामियों क्या करता है? उजागर करती है। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्यत्र विस्थापित करता है। अन्यत्र विस्थापित माने बहुत सारा विस्थापन करते हैं तरह से, ठीक है। क्या बोला फिर से इसने द्वारा? अन्यत्र विस्थापित करता है, संसाधन को लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर। देखिए दोबारा से इसको पढ़ते समझ में आ जाएगा। टिहरी बांध आंदोलन जैसे अनेक जन विरोधों बहुउद्देशीय परियोजना की खामियों को उजागर करता है। खामी माने कमियाँ, ठीक है ना, उसको उजागर करता है। और आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन को लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्य विस्थापन होता है। मतलब देखिए जब बाढ़ हो जाता है तो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से पलायन कर जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं अपना जगह को और छोड़ कहीं से और चल जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि वहाँ से बाढ़ से ना मरना है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पलायन हो जाते हैं मतलब विस्थापन हो जाते हैं, और न ही विस्थापन होने के पश्चात परियोजना का लाभ होता है। इसका लाभ पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग को अवश्य मिलता है। पूंजीपति में जिसका पूंजी बहुत जाता है ना, पैसा लगा रहता है, वो या फिर जमींदार लोग जो जमीन का मालिक है उसको जरूर मिलता है। एवं जमींदार को तो यह तो सच है कि सिंचाई के सुलभ ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रवृत्ति को परिवर्तित किया है। अब ऐसा ही है कि जो फसल मतलब सिंचाई करने से क्या होता है? फसल उगता है। बहुत अच्छा फेमस लगाया है। और जल कृषि एवं वाणिज्य फसलों की ओर भी किसान आकर्षित हुए हैं। मतलब किसान हो कि चलो अब खेती हम लोग करते हैं, ठीक है। वहाँ मुद्दों की मतलब मृदाओं की लवणीकृतता जैसे गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। और वहाँ पे लवणीय बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो क्या होता है? तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब इसी वजह से गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत होता है। देखिएगा, गरीब और भूमिहीन, गरीब माने तो गरीब है, भूमिहीन माने जिसका ज़मीन नहीं है, और तुम्हारा भूस्वामी माने जिसका ज़मीन बहुत सारा है। ये समाज में क्या है? खाई का निर्माण करता है। खाई माने भेदभाव दिखाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते हैं एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्या उत्पन्न होते जाते हैं, हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे भारत में देख लीजिए, भारत का मैप है कुछ, ठीक है। प्रमुख नदी का परियोजना है, नहीं दिखाई दे रहा भारत, ये तो मैंने कुछ नदी परियोजना का कुछ नाम दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजना द्वारा वांछित उद्देश्य की पूर्ति न करने की वजह से विरोध एवं आपत्ति
उठाई जाती है, देखो कोई मांग हो रही है पानी की, उसका पूरा नहीं खा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होगा जी। अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब आपत्तियाँ उठाई जाती हैं, प्रॉब्लम उठाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन, इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो तुम्हारा बांध तो बना दिया लेकिन अच्छा नहीं बनाया, इसकी वजह से तुम्हारा क्या टूटने के कगार पे आ गया, दरार आ गया उसमें। दरार आने से भाई पानी आएगा तो झोंका नहीं मार देगा क्या, तो टूट जाएगा फिर उस कंडीशन में। अब अति वर्षा जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। बांध के नियंत्रण में बाढ़ तोड़ के बाहर आ जाता है। अब वर्ष 2007 में उत्तर बिहार की बाढ़ विषमता का मंजक आपने देखा या सुन चुके हैं, जो नेपाल स्थित भैराज के द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट हो गया है। विकट माने विराट हो गया है। समझ में आता है चीज़ क्या, आगे देखते हैं। जिससे जान माल की क्षति के साथ भूमि निम्नीकरण की समस्या इजाफा हुआ है। ऐसा ही माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना का कारण भूकंप की संभावना क्या होता है, बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियां तथा फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां का भी संक्रमण हो जाता है। अब ऐसा करने से क्या होता है, बहुत सारा मतलब भूकंप आना शुरू होता है, बहुत सारा तुम्हारा कीटमट होता है ना, कीड़े मकोड़े, उसका जन्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, वातावरण खराब हो जाता है। तो अपना कुछ यहाँ पे इसका प्रॉब्लम था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या जल संकट। जल संकट क्या है, जल संकट मैंने क्या, जलों के द्वारा प्रॉब्लम उत्पन्न होना। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल संकट बोलते हैं। कोई डाउट आता है किसी को, जल मतलब जल संकट मैंने जल नहीं है, तो जल नहीं है तो भाई प्रॉब्लम ना हो जाएगा एक तरह से, इसे बोलते हैं जल संकट। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखना क्या बोला, क्या आप जानते हैं, पहले ये पढ़ लेते। ठीक है, क्या आप जानते हैं स्वीडन एक विशेष फाल्फन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल उपलब्ध जल संकट कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति 1000 से कम पानी यूज कर रहा है एक दिन में तो जल संकट में है। समझ में क्या, जल संकट में स्थित है वो। ठीक है, तो हम लोग तो एक ज़्यादा यूज कर रहे हैं, हम लोग जल संकट में है क्या, नहीं ना। जल संकट का मतलब 1000 लीटर, ज़्यादा नहीं, जैसे 500 हो ना टंकी जी, तो एक व्यक्ति पे 2 टंकी बस एक दिन में, तो भी जल संकट है। समझ में आ रही था चीज़ क्या, आगे देखते हैं। अब देखिए, और जल संकट क्या बता रहा है। जल संकट मैंने आपको मालूम चल रहा है सुखाड़ की बात हो रही होगी। जल संकट में जल नहीं है, और जल नहीं है तो क्या होगा, सुखाड़ तो होगा। समझ में आ रही तो चीज़ क्या, चलिए देखते हैं। देखो, जल की अनुपस्थिति, देखना सुनिएगा, जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जल की अनुपलब्धता मतलब वहाँ पे उपलब्ध नहीं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जल संकट बोलेंगे। और पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीनीकरण होने के बावजूद एवं जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। इतना पानी होने के बावजूद भी पृथ्वी के अंदर क्या तो मैं जटिल है। ठीक है, कहाँ देख रहा है, देखना। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानव पटल का सूखाग्रस्त या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्रण उपस्थित होने लगता है। देखिए किसने क्या बोला, कहाँ थे हम लोग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने के बावजूद भी नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एवं जल जटिल समस्या है। समझ में आता चीज़ क्या, यहाँ पर रहते कहीं और पढ़ते, चलिए ठीक है। इन देखिए विशाल जल सागर है पृथ्वी के अंदर, फिर भी जल का समस्या है, समस्या समझ में प्रॉब्लम है। ठीक, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, तुम्हारा टैंकर लेके जाता है पानी पीने वाला, नहीं लेके जाता जी, गांव में शहरों में कहीं गली में मोहल्ले में देखिएगा। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एवं जटिल समस्या हो गया है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मन में क्या होता है, मानस पटल का सूखाग्रस्त या अनावृष्टित क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। जैसे मैं बोलूँगा जल संकट, तुम्हारे मन में एक फ़ोटो आएगा, इसका नाम रहेगा सूखा, जहाँ दरारें फटा हुआ रहेगा ज़मीन का। ठीक है, उसी को तुम्हारे दिमाग में फोटो आ जाएगी, अब लगता है कि यहाँ पे जल संकट होने वाला है। ठीक है, ये बोला रहेगा। चित्र तुम्हारा क्या बोलते हैं 3.4 में जल संकट की स्थिति एवं अकाल किया जा सकता है। अकाल का घोषित कर दिया गया था इस भारत सरकार, पानी नहीं पड़ा जी इतना, तो अकाल घोषित हो चुका है और सबके अकाउंट में पैसा आएगा, किसी लिए फसल के लिए कोई, हाँ आया था वो आएगा भी, अकाल पड़ गया ना इसलिए। अब देखिए फोटो आपको दिखाने के लिए बोल रहा है, कितना 3.4 में, देख लेते फोटो कहाँ है, नहीं मिला जी। देखिए ये तो भूमि का जल हो गया, ये तो दलदली हो गया, वो तो बहुत सारा दलदली हो गया। चलिए कोई नहीं, फिर भूमि का मतलब जहाँ दरारें फटे रहते ना, जाए उसे जल संकट बोलते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ पढ़ रहे थे? चलिए देखिएगा बाबू, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। आवाज़ नहीं करे ज़्यादा, आराम से सुन लीजिए, कंसंट्रेशन होके, दिमाग को फोकस करके। संकट की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। अहम वर्ष भर में, मतलब वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की विभिन्नताएं से इनकार नहीं कर सकते हैं। मतलब जल में जो प्रयोग हो रहा है ना लगातार, हम लोग से इनकार नहीं कर सकते हैं। पर आज जल की कमी, इसके अति शोषण, अति उपयोग, समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। असमान वितरण में क्या होता है? पानी बह रहा है तो बह रहा है, लगातार यूज हो रहा है तो यूज हो रहा है, मतलब ही नहीं उसको, इससे उत्पन्न हो जाती है समस्याएं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहाँ जल दुर्लभता प्राप्त हो जाती है। आपको पता है कि आपको ऐसा लगता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है फिर भी वहाँ पानी कमी है, क्यों? देखिएगा, हमारे कई सारे इसके उदाहरण, जैसे बढ़ती जनसंख्या सबसे पहला कारण। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी ज़्यादा यूज होगा ना जी। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, मतलब उसकी मांग तथा जल के आसमान वितरण की जल दुर्लभता का परिणाम होना। और लगातार क्या हो रहा है, जनसंख्या, मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है तो पानी भी तो बढ़ना चाहिए ना। इस कंडीशन में पानी लगातार क्या हो रहा है, बढ़वाया जा रहा है, मतलब मांगा जा रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखना, जलाधिक्य ने केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ाता है, बल्कि अधिक समाज, मतलब घर का उपयोग नहीं बढ़ाता, बल्कि और भी समाज के अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अति शोषण कर निहित भूमि में भी अभिवृद्धि की जा रही है। देखो जल है ना, बहुत यूज होता है, घरों के लिए भी और फसलों के लिए भी यूज होता है। अगर पानी नहीं रहेगा तो फसल नहीं उगा सकते हैं, क्या बताइए? नहीं उग सकता हो। इससे शुष्क ऋतु में, शुष्क माने हल्का वर्षा हल्का ठंडा, शुष्क ऋतु में कृषि किया जा सकता है। जैसे आलू का खेती होता है ना जी, ये सब। अक्सर देखा जाता है कि किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि सिंचित का कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। ये देखते हो बाबू, कहीं कहीं तुम्हारा अपने मेरा खेत है, यहाँ मैं नलकूप लगा लिया, डीजल बैठवा लिया, ठीक है, मोटर लगवा लिया, ये सब अपने लिए लगवा रहे हो एक तरह से। अरे तुम्हारे नलकूप बने वही नल, अरे तुम्हारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करता है। तकनी पानी डालना है, पानी डाल दिया। ये नहीं है, किसी का पाइप तो नहीं लाना पड़ेगा जी, दूसरे को नहीं बताना पड़ेगा कि चले पानी डालते हैं। समझ में आ रहा था चीज़ का? फिर बोलना क्या, इसके द्वारा भूमि चिंतित, मतलब तो हो गया। परंतु जरा आप सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। इसके भूमिगत जल स्तर नीचे गिर जाती है और जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, और जो समुदाय में पेयजल के अभाव के साथ भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगा। देखिए लगातार पानी खत्म होता रहा है, तो जो जमीन है ना भूमि जल का, वो लेवल नीचे पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ बताए थे, लेवल पहुंचने के बाद से क्या होता है, अकाल पड़ जाएगा, पीने के लिए भी, खेती के लिए भी, सब कुछ के लिए भी। नहीं पड़ेगा क्या अकाल? तो यह अकाल पड़ जाता है इस कंडीशन में। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या आप जानते हैं, पढ़ लेते, ठीक है। क्या आप जानते हैं वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना, तो 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। हमारे घर में जो 22% जल आता है ना, विद्युत धारा कहाँ से आता है, तो जलों के द्वारा आता है, जल से बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात भारत में तीव्र गति से उद्योगीकरण एवं नवीकरण का विकास हुआ। उद्योग मैंने कंपनियां बनना शुरू हो गया। नवीकरण क्या होता है, लगातार यूज होना शुरू हो गया। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भी अपने पैर जमा लिया तो उद्योग की वजह से मृदु जल पर दबाव बढ़ रहा है। मतलब बहुत सारे कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय मैंने क्या होता है, दूसरा देश से कंपनी भारत के आके खोल देना बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के अपना पैर जमा दिया, पैर जमाने मतलब वो भी यहाँ बिजनेस करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से भूमि जल, मिट्टी के जल सब में कमी आना शुरू हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल देखिएगा, इन उद्योग को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या चाहिए, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और जिसके अधिकांश से जल पूर्ति विद्युत ऊर्जा होती है, मतलब विद्युत द्वारा होती है। और इसके लिए ज़्यादातर प्रयोग कहाँ से होता है, तो विद्युत के द्वारा होता है, ठीक है। और शहर में बढ़ते आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में त्वरित वृद्धि होती है, और लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे नलकूप लगातार आपूर्ति को मांग कर रहा है, ठीक है ना, मतलब नल का मांग कर रहा है। आगे देखते हैं। मतलब अनाधून शोषण हो रहा है। शोषण मैंने शोषण समझ में आ रहा है ना, लगातार पानी यूज हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं उसको, पानी जा रहा है चाहे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, ठीक है, लगातार पानी वेस्ट हो रहा है, इसे बोलते हैं अनाधून शोषण करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यह जल के भंडार तीव्र गति से घट रहा है।
और जल है ना धीरे धीरे क्या और आपस में घट जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ये पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या आप जानते हैं, ठीक है, देखिए, क्या आप जानते हैं केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाना है जो कि प्रतिदिन 58 लाख लीटर माल जल गंगा में विसर्जित करता है। सोचो, समझ में क्या, गंदे जो पदार्थ बनते हैं उसका गंगा में फेंकता है। कितना, 58 लाख टन, समझ में ना, कितना, 58 लाख लीटर है। ठीक है, लीटर इसे वेस्ट करता है एक तरह से। ठीक है, और कितना है, क्या चीज़, हाँ फेंकता है। ठीक है, खराब पानी, ठीक है ना, 180 क्या चीज़, हाँ नली हो जब आती गंगा में फेंका जाता है ताकि हाँ प्रदूषण हो जाता है एक तरह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अभी तक हमने जल संकट के मात्रात्मक पहलू पर चर्चा किया है। मात्रात्मक ने कितना वैल्यू है उसका, परंतु हमारे देश में कुछ ऐसे भी परिस्थितियाँ जहाँ जल की अपर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद लोग प्यासे हैं। देखो पानी यहाँ बहुत है लेकिन फिर भी लोग क्या तुम्हारा प्यासे हैं। बात है बता सकते हैं, मतलब बता सकते हो ऐसा क्यों, मतलब बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। इस दुर्लभता का कारण है कि जल की खराब गुणवत्ता या किसी भी राज्य का देश के लिए चिंतित विषय है। भाई खराब पानी पिएंगे क्या, नली वाला पानी पियोगे, चमड़ा वाला पानी पियोगे, बताओ, तो तुम्हारा अभी भी तुम्हारे पे प्यासे लोग रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। घरेलू माने घर, घरेलू एवं कंपनियां, उद्योग माने कंपनी होता है। अपशिष्ट रसायन, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाली उर्वरक जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता बड़ी बुरी तरह से प्रभावित होती है और जो मानव जीवन के लिए अति नुकसानक होता है। पानी में कुछ गंदगी मिल जाता है, ठीक है, तो वो गंदगी मिलने की वजह से क्या होता है, हम लोग नुकसान हो जाता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में बीमार पड़ता है। मछलियाँ लोग तो मरते ही मरते हैं, हम लोग भी साथ साथ मर जाते हैं, खाते हैं उसको। तो बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से सांख्यिकी एवं राजस्थान महाराष्ट्र में सबसे फ्लोराइड के संकेतित में वृद्धि हुई है। और देखो फ्लोराइड में जैसे गंदा पानी है ना उसको साफ किया जा सकता है। ठीक है, और साफ करके क्या कर सप्लाई कर सकते हैं घरों में। ठीक है, ताकि वो दोबारा से यूज कर सकते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तुम्हारा क्या होता है, सप्लाई होता है पानी का, गंदा पानी का, और सप्लाई करके फिर से उसे ताज़ा बनाता है और फिर से भेजता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कभी देखते हो जी, एक एग्जांपल देखियो कभी ज़िंदगी में कि यार नहर से पानी जो आ रहा है, नहर से जो पानी आता है डीजल के माध्यम से, डीजल बिल्कुल साफ़ करता है पानी को, कर देता है साफ, जिसको हम पी भी लेते हैं। नहीं पीते हैं क्या, नहीं पीते हैं, लेकिन नहर वाला पीते हैं क्या, लेकिन डीजल वाला चलता हुआ पी लेते हैं। क्या वजह है, वो साफ कैसे हो जाता है जी, बताओ। उसका मशीन तो काम है सिर्फ मोटर को पानी ऊपर नीचे से ऊपर लाना, सोचो, फिर भी बहुत वाइट हो जाता है, एकदम गंदा पानी एकदम वाइट हो जाता है, नहीं हो जाता है क्या। ऐसे नहर चाहे नदी है, जब बोरिंग करके अति पटाता है खेत को तो उस कंडीशन में साफ नहीं हो जाता क्या। अच्छा बोरिंग वाला होता है, सही बात है ना, सही बोले। नहर वाला तो गंदा ही रहेगा, मैं भी सोच रहा था कहाँ से मशीन आ गई इसमें। ठीक है, चलिए देखिए इधर सामने, देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे, देखिएगा इसने क्या बोला, मतलब वृद्धि का सजीवे मतलब सीवेज एवं जल मल से भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में धरातलीय जल दुष्टा प्रभावित हुआ है। अब भारत की अधिकतर नदियां आज प्रदूषित हो गई है और उनके छोटी नदियां तो अत्यंत ही विषैली हो गई है। बड़ा नदियाँ तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन छोटी नदी क्या हो रहा है, बहुत विशाल हो गया है। विशाल माने जहरीली। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए सामने देखिएगा, सामने पैसा दिया है मुझे रिश्वत। चलो देखिए सामने, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, जल को हम क्यों सुरक्षा करें, प्रबंधन क्यों करें, इसको क्या वजह है प्रबंधन करने का, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट है था किसी को। चलिए आगे देखते हैं, या फिर इसका नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, इसके बारे में करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए देखिएगा सामने।
लो भैया। इसको इस टॉपिक को पढ़ लेते, ठीक है? 10 मिनट टॉपिक खत्म हो जाएगा ये। देखिए सामने, देखिए सब कोई कॉपी पे देखिए, किताब पे देखिए। आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समस्या को मांग देखते हुए जल संसाधन को संरक्षण एवं प्रबंधन अनिवार्य है। मतलब लगातार प्रदूषण हो रहा है। कौन? पानी मतलब नदियाँ में पानी हम लोग डालते हैं ना, गंदगी, इसी वजह से प्रदूषण हो रहा है जी। तो पटाखे फोड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं, तुम्हारा मतलब समुद्र में पानी डालते हैं, पता नहीं क्या क्या खराब पानी डालते हैं, इससे प्रदूषण हो जा रहा है। मछली लोग भी वहाँ पे मारे जा रहे हैं, ठीक है? मतलब जलीय जीव, मछली स्पेशल थोड़ी ना, उसमें तो कछुआ भी होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसने क्या बोला है, मतलब क्या अपरिहार्य है, जिससे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादन अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तनों के नियमिकरण से विराम लगा सकते हैं। विराम माने रोक लगा सकते हैं ऐसा फैलाने से, ठीक है? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जल संसाधन के दुर्लभता का संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। कालांतर में कई समस्याओं के उभरने के कारण इसे संशोधन कर राष्ट्रीय जल नीति 2022-2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों का ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया गया था। और तुम्हारा जल संकट हो रहा है ना, उसको ध्यान में रख के योजना बनाया गया। कब? तो 2002 में, ठीक है? तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट बनाया गया। देखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा, जल की प्रदूषण होने से बचाना है। तीसरा, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पूर्ण रूप में प्रयोग करना है, एक तरह से पूर्ण चक्र करना है, ठीक है? तो इस संदर्भ में आक्रिय संरक्षण विधियाँ कारगर सिद्ध हो सकती है। अगर ऐसा करेंगे तब जाके सक्सेस हो पाएगा, वरना धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, खत्म होता चल जाएगा। इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, और ये कितना क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। पहला भूमिगत जल पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, जल संभर प्रबंधक पढ़ेंगे, कैसे जल को प्रबंधक करेंगे। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी क्या विकास करेंगे। और चौथा क्या पढ़ेंगे फिर, वर्षा जल में संग्रहण का उसका पुनः चक्रण। जैसे आप जान ही रहे कि यहाँ तुम्हारे घरों में देखिएगा, घरों के अंदर कैसा छत्ता बना रखा है, छत्ता में तुम्हारा पानी यूज कर रहा है उस कंडीशन में, ठीक है? फिर उसके बाद स्वर्ण परियोजना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इतना क्लास हम नेक्स्ट करेंगे। बताइए यहाँ तक वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।